हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस ऑन सीएलसी। तो जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस सीएलसी के थ्रू की जा रही है, बेस्ट और परफेक्ट की जाएगी सारी की सारी, है ना। और दूसरी बात, जो अपन नीट स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलेबस, तो डेफिनेटली मैं बात कर रहा हूँ मेरे सब्जेक्ट से, यानी कि जूलॉजी सब्जेक्ट से। मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मल्टीपल थिंग्स वी विल डिस्कस। ओके गाइस, तो अपन जो शुरुआत की कर रहे हैं, एक टॉपिक वाइज ले रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होगा कंप्लीट। और कहीं पर भी विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो नहीं करना है। आपको हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये मॉड्यूल हमने आज तक आपको जो बुक्स अवेलेबल कराई, हमने मॉड्यूल अवेलेबल कराया है, हमने आपको एक बायोकेम डीटीएस भी अवेलेबल कराई है। मैं इसकी आपको है ना एक बार दिखा देता हूँ, जीरोक्स की कॉपी। इस तरह से देखिए आप, ये देखो मॉड्यूल है, ये पूरा इसके ऊपर लिखा हुआ है नंबर 3, जिसमें लिखा है बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी। इसमें सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे टॉपिक से, डाइजेस्टिव से लेकर एंडोक्राइन तक, आई ईयर एवरीथिंग। और इसके अंदर स्टडी मटेरियल तो है ही है, थ्योरी तो आपको पता ही है, परफेक्ट है ही है। इसके साथ ही साथ क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चंस में जैसे अगर मैं बात करूं तो आपको पीछे एक्सरसाइजेस दी रखी है टॉपिक के बीच में, एज वेल एज आप जब देखोगे ना ये सारी चीजें, तो यहाँ पर स्टेजेस के अंदर एक्सरसाइज है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, ऑल क्वेश्चंस आर गिवन द स्टैंडर्ड लेवल। ठीक है, इसी तरह का सेम जो सबसे बेस्ट, जो सबसे ब्रांड, जो सिलेक्शन के लिए कहते हैं ना अपन, एक वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स होती है, वो है आपके बायोकेम डीटीएस। ओके गाइस, तो बायोकेम डीटीएस के अंदर आप देखोगे इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऐसे 2 मॉड्यूल हैं। एक मॉड्यूल मेरे हाथ में है, ये वाला मॉड्यूल फर्स्ट, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड। इसके अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी जो भी टॉपिक्स हैं सारे लिखे हुए, बॉटनी, जूलॉजी, यानी कंप्लीट बायोलॉजी इसके अंदर कवर किया हुआ है। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चंस इसी के अंदर दिए हुए ए टू जेड आपको। दूसरी बात, इससे सॉल्व करने के बाद में जैसे टॉपिक हमारा एंड होगा, जैसे मान लो कि अपन जो पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो देखो मैंने आपके लिए टॉपिक का नाम लिख दिया, टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और इधर देखो मैंने लिखा हुआ नीट जूलॉजी, नीट जो कोड अपना फर्स्ट है, और लेक्चर नंबर आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, मुहूर्त कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं अपने पढ़ाई की, अपने कैरियर की, अपनी लाइफ की, वो आपके 01 कोड से शुरू हो रहा है। दूसरा आप देखिए, टॉपिक का नाम मैंने लिख दिया जो सबसे पहले अपन कंप्लीट करेंगे, और डेफिनेटली ये टॉपिक अपन 12 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, है ना। और मीडियम आपका इंग्लिश है ही है। तो 12 क्लासेस का जो कंप्लीट होगा सिलेबस, उसके बाद में देखो 11 तक, यानी कि टोटल 12 लेक्चर्स में इसको हमने डिवाइड किया है। कंप्लीट फॉर्मेट, यानी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, कंप्लीट स्टैंडर्ड लेवल, इंटरनेशनल लेवल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस वन। इसको हमने 12 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जो अपन शुरू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो 11 तक तो अपन कांस्टेंट पढ़ेंगे ही, पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी एनसीईआरटी का सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग अपन सारा कवर करेंगे। उसके बाद में जो लास्ट वाला लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 12, जो इस टॉपिक का लास्ट होगा, जब तक अपन 11 तक इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे 100%, 101% अपन कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद में अपन स्टार्ट कर देंगे ये जो मॉड्यूल है बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन का डिस्कशन। हर लेक्चर के एंड होने के बाद में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन दूंगा। आपके पास मॉड्यूल होगा, उस मॉड्यूल के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर बता दूंगा कि स्टेज नंबर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, सेकंड स्टेज का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का वो, आपको सॉल्व करके आने। और उनमें कोई दिक्कत रह जाए, मान लो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप उसको डाउट काउंटर जो सीएलसी का बना हुआ है, उस डाउट काउंटर के अंदर जो आपको एक सिलेक्टेड टीचर दिया जाएगा, जहां पर आप जूलॉजी के डाउट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि जूलॉजी के लिए कौन, डॉक्टर अमित है, तो आप डॉक्टर अमित को भेजोगे, वो अपना आप उनका आंसर दे देंगे। जो एक आपको टाइम दिया जाएगा, एक ड्यूरेशन दिया जाएगा, उसके अंदर वो आपको आंसर दे देंगे वापस। ठीक है, इस तरह की कोई भी दिक्कत हो, आप उसके ऊपर स्टडी से लेवल आपको सारे आंसर मिलेंगे। ठीक है, विथ कॉन्सेप्ट। और ये पूरा शेड्यूल पूरा होने के बाद में टॉपिक एंड होगा। उसके बाद में आपका एक माइनर टेस्ट होगा, जिसमें जो हमने पढ़ाया है, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। और आपका टेस्ट लेकर आपको ये इससे पोटेंट किया जाएगा कि आप नीट 22 के लिए मेंटली परफेक्ट है। आप वी स्टार्टिंग द नीट 22 टारगेट, अवर टारगेट इज नीट 22। तो गाइस, जो पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं डाइजेस्टिव सिस्टम, आप थोड़ा सा फोकस करें इसके ऊपर कि ये जो चैप्टर है, ये 11th की एनसीईआरटी बुक से ह्यूमन फिजियोलॉजी का 16 चैप्टर, 17, 18, 19 इस तरह से कंटिन्यू फिजियोलॉजी के चैप्टर दिए, उनमें फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी जूलॉजी 11th एनसीईआरटी बुक, that is digestive system. Okay guys, so now we are starting the digestive system. Okay, शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके,
तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले मैं तो आप तो इतना ही जानना चाहता हूं, कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन से बहुत से आंसर निकल के आ जाते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं पढ़ क्या रहे हैं यार, क्वेश्चन तो इजी बनाएगा बेसिक। ओके गाइस, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ what is the definition of digestion? Tell me. Okay guys, what is the definition of digestion? डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? अगर आपको डाइजेशन की डेफिनेशन आती है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप तो सिंपल जानते ही हो डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, कि जो लार्जर मॉलिक्यूल है, जो अपन फूड ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं यार, खाना खा रहे हैं, वो पहले माउथ में जाएगा, बक्कल कैविटी में जाएगा, टीथ से उसका स्मॉल स्मॉल पीसेज में डिवाइड होगा, उसके बाद में वो स्लाइवा के साथ मिक्स होगा और फिर डिग्लूट कर बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। यानी इस तरह का ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। तो डाइजेशन बेसिकली होता क्या है, जो हम खाना खाते हैं ना, वो खाना हमारे माउथ में जाता है, माउथ से फिर धीरे धीरे रोटेट होता हुआ पासेज के थ्रू कहाँ पहुंचता है, स्टोमक में जाता है, वहां पर डाइजेशन होता है, स्टोमक के बाद में फिर जाता है इंटेस्टाइन में, वहां पर डाइजेशन होता है, उसके बाद में कंटिन्यू प्रोसेस चलता है और एंड में हमारा फीकल मैटर निकल जाता है। और जो डाइजेस्टिव सब्सटेंस है वो बॉडी में क्या हो जाता है, ब्लड में, मोस्टली ब्लड में, और लिम्फ थोड़े बहुत किसमें, लिम्फ फैट वगैरह, लिम्फ एब्जॉर्ब होकर किसमें आ जाते हैं, ब्लड में, और ब्लड में आने के बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच जाएंगे, और वहां जाने के बाद में वो क्या करेंगे, सेल को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे और सेल में ग्रोथ होगी, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट होगी। ओके गाइस, तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन? तो डेफिनेशन क्या निकल के आई, देखो आप, बहुत सिंपल है, आपने जो खाना खाया वो कौन सा है, कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ, कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ भी बोल सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस भी बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ प्लस नॉन डिफ्यूजिबल फूड स्टफ, थर्ड लार्ज फूड, बिल्कुल नॉन एब्जॉर्बेबल फूड स्टफ, ऑल दीज आर कॉम्प्लेक्स फूड। ये सारा का सारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जो लार्ज मॉलिक्यूल है, जो हमारे पीस ऑफ ब्रेड में, यानी हमारी रोटी, यानी ब्रेड प्लस जो सब्जी है उसके अंदर मिक्स है, ये सारी चीजें, उसको हमें डाइजेस्ट करना है, एनर्जी गेन करनी है। समझ रहे मेरी बात आप? ओके गाइस, सो नॉन डिफ्यूजिबल, कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ, लार्ज फूड मॉलिक्यूल, ओके, एंड नॉन एब्जॉर्बेबल, ये जो है सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, पता है आपको? They all will convert into what? Complex will convert into simple food stuff, and non-diffusible will convert into diffusible food stuff, and large food stuff किसमें, टीथ के थ्रू, लार्ज जो खाना खाया वो स्मॉल स्मॉल पीस में डिवाइड होगा ना, तो कॉम्प्लेक्स वाला सिंपल में कन्वर्ट होगा, और नॉन डिफ्यूजिबल वाला डिफ्यूजिबल में कन्वर्ट होगा, और लार्ज वाला फूड स्टफ स्मॉल में कन्वर्ट कर दो। और नॉन एब्जॉर्ब वाला, जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, हमने पीस ऑफ ब्रेड हाथ में लिया, क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। एब्जॉर्ब होने के लिए किसकी नीड होगी उसको? एब्जॉर्ब होने के लिए इसको डाइजेशन की नीड होगी, मैकेनिकल डाइजेशन की, बायोकेमिकल डाइजेशन, ऑल दीज काइंड ऑफ डाइजेशन विल कंप्लीट, आफ्टर दैट that substance will be able to absorb. Okay guys, understood my things? Okay, next you will discuss about the non absorbable substances will convert into what absorbable food stuff, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ना तो डेफिनेटली वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, तो ये जो कन्वर्जन हुआ है कॉम्प्लेक्स का सिंपल में, और डिफ्यूजिबल का नॉन डिफ्यूजिबल का डिफ्यूजिबल में, और लार्ज फूड का स्मॉल फूड स्टफ में, ये जो कन्वर्ट हुआ है, तो आप बात समझ रहे हो ना क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ कोई ना कोई प्रोसेस हुआ है। क्या प्रोसेस हुआ? यानी कि आपने जो फूड इनटेक किया है लार्ज वाला, वो स्मॉल में कैसे कन्वर्ट हुआ भाई? वो कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई चीज उससे कन्वर्जन के लिए हेल्प कर रही है, और हेल्प करने वाली जो कन्वर्जन की चीजें हैं वो क्या क्या हो सकती है? वो हो सकते हैं आपके टीथ, वो हो सकते हैं आपके सलाइवा, सलाइवा जो हमारे माउथ के अंदर आता है सलाइवरी ग्लैंड से, और टीथ की अगर अपन बात करें तो डेफिनेटली ये कौन सा हो गया? मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा यहां पर डाइजेशन हुआ वो कौन सा हुआ है?
केमिकल, क्योंकि एंजाइम एक्ट कर रहे हैं, केमिकल डाइजेशन, इसको अपन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बायोकेमिकल डाइजेशन। यहां पर दो तरह का डाइजेशन हुआ है, कौन कौन सा? मैकेनिकल डाइजेशन एंड, अब ये जो कन्वर्ट हो गया है ये सारा का सारा क्या हो जाएगा वापिस, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब इन ब्लड और लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होकर किस में आएगा, ब्लड में आएगा, और ब्लड के थ्रू बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या निकल के आई, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, नॉन डिफ्यूजिबल फूड सब्सटेंस, लार्ज फूड स्टफ या सब्सटेंस और नॉन एब्जॉर्बेबल आर कन्वर्टेड इनटू द सिंपल स्मॉल स्मॉल पीसेज में, एंड डिफ्यूजिबल, डिफ्यूजिबल का मतलब है वो सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर आ जाएंगे, यानी कि ब्लड के अंदर एंटर होंगे, तो डिफ्यूजन के थ्रू भी तो होते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। स्मॉल फूड स्टफ एंड नॉन एब्जॉर्ब का किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, एब्जॉर्ब, किसमें हो जाएंगे, ब्लड के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट डाइजेशन। This process is called digestion. So guys, you can understand what is the definition of digestion. तो आप क्या बताओगे कि डाइजेशन की डेफिनेशन आपके कौन सी है, बताइए, डाइजेशन की डेफिनेशन कौन सी है? डाइजेशन की डेफिनेशन है व्हेन कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ, लार्ज फूड स्टफ, नॉन एब्जॉर्बेबल, नॉन डिफ्यूजिबल substances are converted into सिंपल डिफ्यूजिबल स्मॉल एंड एब्जॉर्बल फूड स्टफ बाय द मैं जो बोल रहा हूं आप लिख सकते हो, बाय द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल डाइजेशन। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, डाइजेशन। आज तक आप इतना ही पढ़ के आया, लार्जर फूड मॉलिक्यूल होगा वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसे अपन क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा अपन ने स्टैंडर्ड बढ़ाया है इसका हायर क्लासेस के लिए, कि कॉम्प्लेक्स हो, नॉन डिफ्यूजिबल हो, लार्ज हो, नॉन एब्जॉर्बेबल हो, उसको अपन इसमें कन्वर्ट करेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, डाइजेशन। एंड सेकंड पॉइंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज मैकेनिकल डाइजेशन एंड व्हाट इज केमिकल। तो सेकंड पॉइंट विल बी द टाइप ऑफ डाइजेशन, ये नोट करो आप फटाफट, फिर अपन शुरू करते हैं टाइप ऑफ डाइजेशन। ओके गाइस, बी फास्ट, बी क्विक, बी एक्सीलेंट। Okay, good. So now we will discuss about some better way, type of digestion. The second point is type of digestion. Second point. Type of digestion. Okay, guys. So what is type of digestion? As we know, there is two process. One is mechanical digestion and another is biochemical digestion. So we can say the digestive process of the human is biomechanical digestion या biochemical of digestion. एनसीईआरटी में एक ही वर्ड लिखा है, बायोमैकेनिकल। या बायोमैकेनिकल का मतलब क्या हो गया, यानी कि बायोकेमिकल भी है एज वेल एज मैकेनिकल भी है, दोनों को मिलाकर वो बोलता है बायोमैकेनिकल डाइजेशन। तो देखिए आप, टाइप ऑफ डाइजेशन में दो तरह का डाइजेशन है। फर्स्ट, दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन। Mechanical digestion. What is the main aim of this? Aim of this माने मैकेनिकल डाइजेशन का मेन एम क्या है? कितना मैकेनिकल डाइजेशन है, चाहते क्या हो यार, व्हाट डू यू वांट, है ना, कहते ना अपन चाहते क्या हो, तो अपन ये पूछते हैं कि मैकेनिकल डाइजेशन चाहता क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन एम होगा टू इंक्रीज सरफेस एरिया for food absorption.
कि आप चाहते क्या हो, आई वॉन्ट टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन, यानी कि फूड एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करना मैकेनिकल डाइजेशन का मेन एम है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन हाउ इट डाइजेस्ट, हाउ मैकेनिकल डाइजेशन occurs. तो फर्स्ट थिंग्स ऑफ दैट, we have to take a piece of bread, that is piece of bread, that is you can say chapati, that is chapati. You are taking a single chapati, single piece of bread. okay, इस चपाती को आपने क्या किया, इनटेक किया. इनटेक किया मतलब बॉडी में लाए, मुंह में यार, है ना. और जैसे ही आएगा किसके अंदर जाएगा, हमारे माउथ के अंदर. माउथ के अंदर अपन किस में जाएगा, बक्कल कैविटी में. किसके अंदर गया ये, बक्कल कैविटी में. बिल्कुल सही बात है भाई, मैंने खाना लिया, पीस ऑफ ब्रेड लिया, चपाती ली और मुंह में रखा, बक्कल कैविटी में गया. और बक्कल कैविटी में जाते ही क्या होगा, इस चपाती के साथ क्या होगा, इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, टीथ. टीथ अटैक करेंगे और टीथ अटैक कर कर इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, स्मॉल स्मॉल पीसेज में. दीज आर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स ऑफ चपाती. चपाती मीन्स रोटी यार, ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड, स्मॉल स्मॉल पार्ट हो गए. तो अब आप देखो सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं हुआ क्या, ये तो एक पर्टिकुलर जगह पे था, ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया. तो क्या मेन एम क्या हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया बढ़ गया है. ठीक है गाइस, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया. ओके गाइस, नेक्स्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सरफेस एरिया बढ़ गया. अब आप देखो इधर, अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो एंजाइम ईच एंड एवरी ब्रेड के पीस पर एक्ट कर पाएंगे, फंक्शन कर पाएंगे, उन्हें डाइजेस्ट कर पाएंगे. बिल्कुल सही बात है. तो अब आप नोट करो, ये जो चपाती थी इतनी बड़ी कि अगर मैं पूरी की पूरी चपाती मुंह में डाल लेता और सीधा डिग्लूट कर जाता, पूरा निगल जाता अंदर की ओर, ईसोफेगस के थ्रू थ्रू स्टोमक में चला गया, डाइजेशन होता है क्या, नहीं होता. तभी तो अपन को क्या कहते हैं, खाना आराम से खाओ, धीरे धीरे खाओ, चीविंग करके खाओ, डिग्लूट करके खाओ, मैस्टिकेट करके खाओ, बोलते हैं ना घर वाले. वैसा ही कुछ यहाँ पर रहेगी. वो क्यों कहते हैं ऐसा, कि अगर जितने पीस ज्यादा होंगे फूड के उतना डाइजेशन अच्छा होगा, बेटर होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी फूड के पीस पर एंजाइम एक्ट कर पाएंगे, और एंजाइम एक्ट कर पाएंगे तो डाइजेशन प्रॉपर होगा कि नहीं होगा यार, है ना. तो इसलिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया. तो ईच ईट पार्टिकल पे ये इंक्रीज. और एग्जांपल दूं मैं आपको, ये मैकेनिकल डाइजेशन का पहला एग्जांपल हो गया कौन सा, टीथ. तो पहला एग्जांपल में यहां लिखूं क्या, टीथ ऑफ बक्कल कैविटी. हमारे मुंह में ही तो है, बक्कल कैविटी के अंदर ही तो है ना, टीथ ऑफ बक्कल कैविटी. दूसरा एग्जांपल दूं आपको, सेकंड एग्जांपल, बाइल सॉल्ट्स. बाइल सॉल्ट आपने पढ़ा होगा 11th में. क्यों भाई, बाइल सॉल्ट, बाइल जो लीवर प्रोड्यूस करता है, बाइल सॉल्ट. बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, जिसको अपन बोल सकते हैं हेल्प इन इमल्सिफिकेशन. वेरी गुड, इमल्सिफिकेशन, वेरी गुड वेरी गुड, इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, और इमल्सिफिकेशन में अगर हेल्प करेगा तो आप समझ सकते हो जो फैट है उसका डाइजेशन प्रॉपर हो पाएगा. यानी फैट डाइजेशन के लिए किसकी नीड होती है, बाइल साल्ट. करो क्वेश्चन ऑफ नीड, बाइल साल्ट. लेकिन ध्यान रखिएगा, बाइल साल्ट जो है वो ऑर्गेनिक बाइल साल्ट हेल्प करेगा, नॉट इनऑर्गेनिक. ओके गाइस, तो ध्यान रखना, ऑर्गेनिक बाइल साल्ट. क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक बाइल साल्ट, नॉट इनऑर्गेनिक. करो क्वेश्चन ऑफ नीट, लगाओ स्टार. एकदम सॉलिड क्वेश्चन है, अल्टीमेट. कौन सा, इमल्सिफिकेशन इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक बाइल साल्ट और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बाइल साल्ट. रिमेंबर गाइस,
ओके, और एग्जांपल लूं एक, चलो आपने बोला तो ले ही लेते हैं यार। तीसरा, गिजार्ड ऑफ फेरेटिमा। भाई पीएमटी स्टूडेंट हो, गिजार्ड ऑफ फेरेटिमा। फेरेटिमा का मतलब कौन सा हो गया, अर्थवॉर्म। और एक और ले लो फिर, गिजार्ड ऑफ कौन, पेरीप्लेनाटा। पेरीप्लेनाटा बोले तो बोलो, पेरीप्लेनाटा मीन्स कॉकरोच। चलिए, ये सारे के सारे आपको एग्जाम्पल मिल गए। कितने एग्जाम्पल मिल गए, देखो एक चाहिए था हमें तो। टीथ ऑल्सो हेल्प इन मैकेनिकल डाइजेशन, ऑर्गेनिक बॉइल्ड साल्ट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट है, और जिसको अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओके, इमल्सिफाई का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना। तीसरा एग्जाम्पल हो गया गिजार्ड, फोर्थ एग्जाम्पल हो गया गिजार्ड, ये भी, लेकिन ये फेरेटिमा का है, और ये पेरीप्लेनाटा बोले तो कॉकरोच का है। पूरा नाम होता है ना पेरीप्लेनाटा अमेरिकाना। ओके, दीज आर द टाइप ऑफ व्हाट, मैकेनिकल डाइजेशन। सबका एक ही एम है, क्या है, व्हाट द एम ऑफ दिस डाइजेशन, द आंसर विल बी, करो क्वेश्चन, द आंसर विल बी टू इंक्रीज सरफेस एरिया। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए। कौन कौन से, एम क्या है, ह्यूमन में डाइजेशन कैसा होता है, बायो केमिकल, जो हम मैकेनिकल तो पढ़ रहे हैं, अभी बायोकेमिकल भी पढ़ेंगे। बायो मैकेनिकल बोलते हैं, बायो का मतलब यहाँ पर केमिकल है। ओके, और ऑर्गेनिक वाला आ गया, अरे आ गया सारा, ये चपाती है। तो इस तरह से अपनी चपाती डाइजेस्ट होती है। लिखो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लगते हैं। ये तो पहला टाइप हुआ है मैकेनिकल, दूसरा वाला आप लगा लीजिए हेडिंग, फटाफट शुरू करते हैं। कौन सा, बायो केमिकल डाइजेशन। तो हेडिंग लगाइए सेकंड, बायोकेमिकल, इसे नोट करो पहले, क्विक क्विक क्विक। Okay guys, so first kind of digestion is mechanical and second is biochemical, जो मैंने हेडिंग लगा दिया है, अब इसको अपन पढ़ लेंगे। तो सेकंड काइंड ऑफ बायो केमिकल डाइजेशन, जिसको आप केमिकल डाइजेशन भी बोल सकते हो, लेकिन लिविंग सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए नाम क्या लगा रहे अपन, बायोकेमिकल। लिविंग में जहां भी वर्ड होगा बायो वर्ड यूज होगा, नॉन लिविंग होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता केमिकल डाइजेशन। Okay guys, start this second kind of, that is biochemical digestion, and also known as what, chemical digestion. In short, you can use the word of chemical digestion. What is chemical? आपने मैकेनिकल में एंड में क्या बनाया था, स्मॉल स्मॉल पीस। आफ्टर मैकेनिकल डाइजेशन, chemical digestion occurs. Chemical digestion occurs. Okay guys, आफ्टर मैकेनिकल केमिकल, यानी पहले कौन सा होगा, मैकेनिकल होगा, उसके बाद में कौन सा होगा, केमिकल होगा। चलिए कैसे, देखिए आप, अब इसके अंदर आपको एक चीज नोट करके रखनी है, क्या कि आपके जो स्मॉल स्मॉल पीसेज आपने बनाए थे, किसके, ब्रेड के, स्मॉल स्क्वायर लगा रहा हूं, स्मॉल पे स्क्वायर, यानी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स ऑफ चपाती। आपने मुंह के अंदर चपाती खाई, टीथ के थ्रू इसके स्मॉल स्मॉल क्या हो गए, पीसेज हो गए। अब इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, कौन अटैक करेंगे, एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम, सलाइवरी एंजाइम अटैक करेंगे एंजाइम, और एंजाइम कर इसका क्या करेंगे, फाइनल
डाइजेशन। या मैं सलाइवरी एंजाइम की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल काइंड ऑफ एंजाइम, जितने भी मान लो सलाइवा के अंदर भी है, स्टोमक में भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है, पेनक्रियाज में भी है, सारे जो एंजाइम्स आएंगे मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो सारे के सारे जो एंजाइम्स है तो डेफिनेटली वो सारे अटैक करेंगे और उसके एक फाइनल प्रोडक्ट बना देंगे, और फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, फाइनल डाइजेशन और फाइनल प्रोडक्ट बन गया। कैसे? अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट, अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट, इसका फाइनल रिजल्टेंट क्या होगा? ग्लूकोज। भाई फाइनल में एंड में क्या बनना है? या तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। या गैलेक्टोज। ये तो बनना है फाइनल प्रोडक्ट। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी बनता है वो कौन सा बनता है? ग्लूकोज। तो ये अपना की कॉन्सेप्ट माना जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स है, आपने रोटी खाई, चपाती खाई, वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन एंड में उसका अपनी बॉडी में जाके क्या बनेगा? फाइनल डाइजेशन के बाद में क्या बनेगा? ग्लूकोज ही बनेगा। ग्लूकोज। दूसरा, फिर बात करते हैं अपन, मान लो आपने प्रोटीन खाया, दाल खाई, मीट खाया, वॉटेवर, इसका एंड में क्या बनना है? एमिनो एसिड है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है जो मैं लिख रहा हूं इधर, एमिनो एसिड। सपोज करो आपने फैट खाया, फैट बोले तो ऑयल हुआ या बटर, है ना, एंड में जाकर क्या बनेगा? ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ब्लड में तो इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो ना, ये सारे फाइनल प्रोडक्ट है, दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट, दीज ऑल आर फाइनल। और ये रो है जो अपन खा रहे हैं। अब क्या हो जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद में क्या हो जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट आर एब्जॉर्ब इन ब्लड एंड लिम्फ। ये आपको बताइए कि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, ये ध्यान रखना आप, मैं आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी सिर्फ हिंट दे रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इसके डेरिवेटिव, जैसे इसके डेरिवेटिव आ गए, प्रोटीन उसके डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव मतलब एमिनो एसिड हुआ फाइनली। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आर डायरेक्टली absorbed in blood, but fat is absorbed in lymph। ध्यान रखना, लिम्फ का एब्जॉर्प्शन किसमें होगा? और इन फैट का एब्जॉर्प्शन किसमें होगा? लिम्फ के अंदर होगा, ध्यान रखिएगा आप। ओके गाइस, तो दिस इज द एंड ऑफ बायो केमिकल। वो क्या हो गया? तो ह्यूमन डाइजेशन कैसा होगा? बायो मैकेनिकल, यानी पहले मैकेनिकल होगा, बाद में केमिकल होगा। केमिकल में जो हमने मैकेनिकल का जो एंड प्रोडक्ट बनाया था, जो स्मॉल पार्ट में डिवाइड था, उसके ऊपर अटैक किसने किया? एंजाइम ने। फाइनल प्रोडक्ट बनाया, फाइनल प्रोडक्ट एब्जॉर्ब होकर किसमें आ गए? ब्लड में। फिर मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए इसके, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज, प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट एमिनो एसिड, और फैट का फाइनल प्रोडक्ट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये डायरेक्टली किसमें आ जाएंगे? ब्लड में। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तो किसमें आएंगे? ब्लड में। और जो फैट होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल में होता है, वो एब्जॉर्ब होता है किसके अंदर? लिम्फ के अंदर। ठीक है, तो ये अलग अलग एब्जॉर्प्शन के पार्ट्स है इसके। ठीक है, ये आप लिखिए। फिर अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ फूड सब्सटेंसेस। टाइप्स ऑफ फूड सब्सटेंसेस। टाइप्स ऑफ फूड सब्सटेंसेस, ये लिखिए आप पहले फटाफट। ओके गाइस, तो अब आप नोट लिख सकते हो एक, क्या नोट लिख सकते हो? डाइजेशन इज, मैं बोल रहा हूं अभी, देखो मैं लिखा रहा हूं,
ये लिखो नोट आप, डाइजेशन इज मैकेनिकल and biochemical process which require constant water। अगर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होगी तो हीट तो प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो बॉडी की फिजियोलॉजी को, नॉर्मल फंक्शंस को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। इसलिए बॉडी को कांस्टेंट वाटर की नीड होती है, इसलिए लगातार हमें पानी पीना पड़ता है। ओके, कांस्टेंट नीड होगी, और कांस्टेंट नीड होगी तो होगी, वो तो एक अच्छी बात है, बट आपको बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी प्रिवेंट करना रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, रिक्वायर कांस्टेंट वाटर विच प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, वो आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लाइन जो मैंने लिखा है नोट करो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विच रिक्वायर कांस्टेंट वाटर। ओके, ये आपके यहां पर कंप्लीट होता है डाइजेशन वाला पार्ट। अब अपन बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके गाइस, तो न्यूट्रिशन जो अपन खाते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी हमें एनर्जी देते हैं, और सब सब्सटेंसेस जो है वो एनर्जी तो नहीं देते, लेकिन बॉडी के अंदर उनकी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट होती है। जैसे विटामिन हुआ, जैसे हार्मोन्स हुआ, जैसे मिनरल्स हुआ, ये सारी चीजें बॉडी को कांस्टेंट बॉडी मेंटेन करने के लिए चाहिए, बट दे नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ एनर्जी। तो दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक तो होते हैं मेजर फूड सब्सटेंसेस, और एक होता है माइनर फूड सब्सटेंसेस। मेजर फूड सब्सटेंसेस एंड माइनर फूड सब्सटेंसेस। ओके, अगर मैं मेजर फूड सब्सटेंसेस की बात करूं तो देखिए आप कौन कौन से आएंगे इसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, दीज ऑल सब्सटेंस विल इंक्लूड। ओके, और अगर माइनर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कौन आएंगे पता है आपको, जो एनर्जी नहीं देते पर बॉडी के लिए मस्ट है। मिनरल्स, आयंस, है ना, वाइटामिन्स, ये सब चीजें। ओके गाइस, नेक्स्ट थिंग इज दैट दिस मेजर फूड सब्सटेंसेस आल्सो नोन एज proximate food substance। इसका सिनोनिम्स आपको याद रखना है, प्रोक्सीमेट या मैक्रोमोलिक्यूल, बहुत सारे नाम है, ये लो मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो साइज बड़ी होती है ना कार्बोहाइड्रेट, मैक्रोमोलिक्यूल बोलो, चाहे आप मेजर फूड, ये एनसीईआरटी में दिखा हुआ है मेजर फूड, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन देता है वो है प्रोक्सीमेट फूड सब्सटेंस। कौन सा? प्रोक्सीमेट। और इधर जो है वो आपको हो जाएगा कौन सा, मेजर की जगह क्या आ सकता है, मैक्रो की जगह क्या आ सकता है, माइक्रो, माइक्रो मोलिक्यूल्स, और ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल फूड सब्सटेंस। ये नहीं चीज, तो इसके जो सिनोनिम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल कह सकते हो आप, प्रिंसिपल बोले तो और बेटर करूं तो प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल सब्सटेंसेस। करो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं,
एक होते हैं मेजर वाले, ऑल्सो नोन एज मैक्रो, ऑल्सो नोन एज प्रोक्सीमेट फूड, इस नाम से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने क्यों लगाया है। ठीक है, दूसरा है माइनर, जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, मेजर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, फूड सब्सटेंसेज, माइक्रोमोलिक्यूल। जैसे अगर मैं एग्जांपल मिनरल्स का, जैसे आप देख लो सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, है ना, क्लोराइड, ये सारे आगे सारे के सारे। दूसरा अगर आप एग्जांपल हो विटामिन भी, तो पता ही आपको, विटामिन ए, डी, ई, के एंड बी एंड सी, तो आपको पता ही है ये ए, डी, ई के जो विटामिन है ये फैट सोल्यूबल है, ये फैट में सोल्यूबल है, पढ़ रखा है आपने अच्छे से। और ये बी और सी है वो आपके कौन से हो गए, वो डेफिनेटली हो गए कौन सा आपके, वाटर सोल्यूबल। तो एक हो गया फैट सोल्यूबल एंड अनदर इज वाटर सोल्यूबल। ओके गाइस, सो यू कैन इजीली कैन रिमेंबर दीज आर माइनर्स, these are minors and these are majors. They provide energy by metabolism। और इधर तो पता ही है, नो प्रोवाइड एनर्जी, नॉट प्रोवाइड एनर्जी, कोई एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं करते। ये तो बॉडी के लिए, बिल्डिंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए एक कंपोनेंट बहुत जरूरी है। सोडियम, पोटेशियम, सारे जितने भी मिनरल्स है, आयंस है, विटामिन है, ये नीड है बॉडी की बिल्डिंग अप करने के लिए। बट दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, ये इसके एग्जांपल हो गए, कार्बोहाइड्रेट ये इधर इसके एग्जांपल हो गए, ये लीजिए। ओके, नोट करिए इसे अपन, फिर उसके बाद में अपन शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जल्दी करें। ओके गाइस, चलिए ये आपके बेसिक वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है इससे। अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके गाइस, फर्स्ट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग लगाइए क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए आप, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, यानी ह्यूमन मतलब जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। कौन कौन से, एक तो वो है माउथ से लेकर एनएस तक, अपन जहां से मुख माउथ से खाना खाते हैं ना, वहां से लेकर जहां से खाना निकलता है एनएस, ये पूरा जो अंदर ट्यूब है। और जैसा कि आपने टैक्सोनॉमी में पता ही है, थोड़ा बहुत आइडिया है आपको कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब विद इन ट्यूब है, यानी कंप्लीट डेवलप्ड है। माउथ से जाएगा, फिर फेरिंग्स में आएगा, फिर इसोफेगस में, फिर स्टोमक में, फिर इंटेस्टाइन में, और फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इस पूरे पार्ट को अपन बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो इसको अपन ने दो में डिवाइड किया है, किस किस के अंदर, एक तो डिवाइड किया एलिमेंट्री कैनाल में, किसमें, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, इसकी लेंथ होती है 6 to 7 मीटर। कितनी है अपनी, माउथ से लेकर एनएस तक
कितनी, माउथ टू एनस। अभी अपन बात करते हैं कैसे। और इधर आता है दूसरा, आता है अपने एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एसेसरी ग्लैंड। तो आप इधर देखो, एलिमेंट्री कैनाल की अगर अपन बात करें, ठीक है ना, तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर अपन बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट होगी, ये देखिए आप, स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ टू एनस, माउथ से लेकर एनस तक, बिल्कुल सही बात है। और इधर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आएगी, देखो आप, इसके अंदर आएगी और डाइजेस्टिव ग्लैंड आएगी सारी की सारी। कौन कौन सी, स्लाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ के अंदर होती है ना, कौन सी, स्लाइवरी ग्लैंड, जो बक्कल कैविटी के बाहर होती है। ध्यान रखना, ये बक्कल कैविटी के बाहर है, लेकिन ओपनिंग अंदर हो जाती है वो बात अलग है, लेकिन सिचुएशन इनकी बाहर है। टोटल कितनी होती है, 3 साइड में, फेस के 3 साइड में टोटल कितनी होगी, 3 कितनी, 6 हो गई, बोले तो 3 पेयर्स हैं, कितनी, 3 पेयर्स, ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, ओके, ये हो गई सलाइवरी ग्लैंड। ये कहां सिचुएटेड है, बता दिया ना मैंने आपको, आउटसाइड ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाहर है, ध्यान रखना। सेकंड अगर अपन बात करें तो लीवर, और थर्ड अपन बात करें तो लीवर तो एक ही है नो डाउट, और पेनक्रियास। ये सारी अपन को इस पार्ट में पढ़नी है, यानी ये उसका बी पार्ट है। ओके, और ये हो गया कौन सा, ए पार्ट, ए और बी पार्ट। अब आप देखिए कहां से, माउथ कहां होता है अपने, आगे की तरफ है माउथ, तो माउथ आगे की तरफ है तो इसको अपन बोलते हैं एंटीरियर पार्ट, एंटीरियरली माउथ है। और जो एनस का है हमारे पीछे की ओर है, बैक में, दैट इज नोन एज पोस्टीरियर। तो एनस किधर हो जाएगा, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब बैक में। तो आपसे कोई पूछे कि एनस का प्रेजेंट है तो एंटीरियरली है, वाइल द माउथ इज प्रेजेंट एंटीरियरली, वाइल द एनस इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली। तो रिमेंबर गाइस, क्लियर, ये एंटीरियरली है और ये पोस्टीरियरली है। इसकी लेंथ है पूरी 6 to 7 मीटर। और आफ्टर डेथ, मरने के बाद में, जो आप एमबीबीएस में सीखते हो, बॉडी को कट करके, है ना, सारा सब कुछ जो सिखाते हैं आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर, तो डेफिनेटली वो जो डेड बॉडी उसे बोलते हैं कैडेवर। क्या बोलते हैं, कैडेवर। उसकी लेंथ हमसे 2 से 3 मीटर ज्यादा हो जाती है, बिकॉज मसल के अंदर जो स्ट्रेच होता है ना वो लॉस हो जाता है। चलिए साहब, अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे, देखो आप, माउथ, और माउथ के अंदर होती है कौन, बक्कल कैविटी, ये अपन को पढ़ना है पहला पार्ट। दूसरा हम पढ़ेंगे बक्कल कैविटी के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है, तो पता ही आपको, एक तो आ जाएगी टंग, फिर आ जाएगी कौन, टीथ, और एक आ जाती है हमारे माउथ और नोज के बीच में ये पार्टीशन है, ये बोन है ना, इसे कहते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं, पैलेट, पैलेट। ये तीनों चीजें आएगी इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया पार्ट फर्स्ट, कौन कौन आएगी, पैलेट, टंग और टीथ। दूसरा पार्ट आता है हमारा थ्रोट, थ्रोट को अपन बोलते हैं फेरिंग्स, गला, ये फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में थर्ड आएगा अपने ईसोफेगस, ईसोफेगस आप जानते ही हो, कहने की जरूरत नहीं है, फूड पाइप, ईसोफेगस। उसके बाद में आएगा फोर्थ, जिसे अपन बोलते हैं स्टोमक, जो अपना सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन है, इंटरनल स्टोमक। उसके बाद में आ जाएगी कौन, इंटेस्टाइन। ये रफली लिख रहा हूं मैं, आगे डिटेल में अभी अपन पढ़ेंगे, अभी तो मैंने पार्ट लिखा है। इंटेस्टाइन स्मॉल भी आएगी और लार्ज भी आएगी, ये सब तो अपन पढ़ेंगे सारे के सारे। तो ये एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको 2 में डिवाइड किया है, एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर ये सारी की सारी आ गई, एसोसिएटेड हो चाहे एसेसरी हो चाहे डाइजेस्टिव ग्लैंड हो, कुछ भी कह सकते हो आप, मल्टीपल सिनोनिम्स है इसके, ठीक है। आगे देखो आप, फिर मैंने एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ बताई आपको, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, लिविंग पर्सन में, स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, ये आगे होता है, ये पीछे होता है। माउथ के अंदर कौन, और बक्कल कैविटी पहला पार्ट है इसका, उसके अंदर पैलेट, टंग और टीथ को अपन को स्टडी करना है। उसके बाद में थ्रोट, गला, जिसको अपन बोलते हैं फेरिंग्स, फिर फूड पाइप, इसोफेगस, फिर स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ये सारे अपन स्टडी करेंगे, पहले ये वाले, बाद में स्टडी करेंगे ये वाले, ठीक है। तो सबसे पहले आप लगे पहला पार्ट कौन सा,
माउथ। तो हेडिंग लगाइए माउथ, ये नोट कीजिए पहले फटाफट। ओके गाइस, so the first part of alimentary canal is known as mouth and buccal cavity. First part of alimentary canal is mouth or what? Buccal cavity. Mouth and buccal cavity. Okay guys, mouth and buccal cavity. First things is that mouth, our mouth, remember guys, सब कुछ प्रैक्टिकली है। माउथ इज सराउंडेड बाय टू लिप्स। पहली बात तो आपको लिखनी, माउथ मैं बना रहा हूं, देखो आप, दैट इज माउथ, लिप्स, दैट इज एंगल, दैट इज एंगल ऑफ माउथ। ये माउथ है, पूरा का पूरा ओपनिंग है, ये अपर लिप है, लिप, इसको अपन बोलते हैं लेबियम। लिप को क्या बोलते हैं ग्रीक में? लेबियम। आप पढ़ोगे कॉकरोच में लेबियम और लेब्रम वर्ड, उसमें आएगा। ये आ गया लोअर लिप, अपर लेबियम एंड लोअर लेबियम, बीच में आ गया ये माउथ। अब जो अपर लिप है, अपर लिप के अंदर आप बीच में देखो एक डिप्रेस पार्ट है यहाँ पर अपने अपर लिप में, ये वाला पार्ट, ये वाला, इससे बोलते हैं अपन फिल्ट्रम। अपर लिप का जो इनफोल्डेड पार्ट है, इन्वेजिनेटेड पार्ट है, इससे अपन बोलते हैं फिल्ट्रम। ठीक है, अब आती है दूसरी बात, जो ये लिप है, ये लिप की दो बॉर्डर बनाई मैंने, देखिए आउटर बॉर्डर और इनर बॉर्डर। तो आप देखिए इधर लिप की दो बॉर्डर है, यहां पर ये आ गई आउटर बॉर्डर ऑफ लिप, और ये आ गई अंदर वाली कौन सी? इनर बॉर्डर ऑफ लिप। इनर बॉर्डर चाहे लोअर लिप हो चाहे आउट अपर लिप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इनर बॉर्डर है, इनर बॉर्डर ऑफ लिप, ये आउटर बॉर्डर ऑफ लिप। अब आप देखिए आउटर बॉर्डर ऑफ लिप, आउटर बॉर्डर पर नो ग्लैंड्स, कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगी, ध्यान। करो क्वेश्चन। आउटर लिप, लिप के हमारे जो आउटर सरफेस है, यहाँ पर कोई ग्लैंड है क्या यार? नहीं है ना, बोरोप्लस लगानी पड़ती है हमसे बाहर से, ठीक है ना, लिप गार्ड हमें लगानी पड़ती है, कोई ग्लैंड है ही नहीं। अगर ग्लैंड होते तो ये ड्राई क्यों होते हैं? ड्राई नहीं होते, हमेशा मॉइस्ट रहते हैं, जैसे अंदर वाले बिल्कुल मॉइस्ट होते हैं, बिल्कुल पानी सा। और जबकि जो इनर बॉर्डर है, इट कंटेन माइनर salivary gland, it contain minor salivary glands, comma mucus gland, which keeps keep लिप्स मॉइस्ट। इसकी वजह से हमारे लिप जो है अंदर से मॉइस्ट होते हैं, बिकॉज वहां पर ग्लैंड प्रेजेंट है। क्लियर? अगली बात, अब इसके सराउंडिंग, लिप के सराउंडिंग
अपन लिप की शेप चेंज करते हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी, जो भी जिग जैग जो अच्छा लगे, लिप को घुमाते हैं, मुंह बनाते हैं अलग अजीब अजीब तरह के, ऐसे यूं यूं, है ना, घुमाते हैं ना अपन लिप्स। ओके, गुड गुड, यू गॉट इट, है ना। ये वाला, ये है मसल, इसका नाम है और बी कुलेरिस ऑरिस। मसल का नाम क्या है? ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। रिमेंबर गाइस, दिस द मेन मसल टू चेंज द शेप ऑफ व्हाट? टू चेंज द शेप ऑफ our lips. That is, muscle is known as orbicularis oris. By this we can change the shape of lips. ये लीजिए, ये बीच में आ गए, ये अपर और ये लोअर। फटाफट बनाइए, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट। हो गए? नेक्स्ट आगे लिखिए। अब आती है बात, ये तो माउथ की शेप हो गई, ओपनिंग, ये ओपनिंग है इसकी, ये माउथ की ओपनिंग है। अब अपन बात करते हैं बक्कल कैविटी की। बक्कल कैविटी जो हमारा माउथ है, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो द पार्ट विच इज प्रेजेंट बिटवीन चिक एंड टीथ, ये वाला जहां पर अपन एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं, ठीक है ना, चिक एंड टीथ। तो बक्कल कैविटी के दो पार्ट है, देखो आप। एक तो है बिटवीन, बिटवीन को बी ऑब्लिक डब्ल्यू लिख रहा हूं मैं, बिटवीन चिक एंड टीथ, जो हमारे टीथ और ये देखो, ये टीथ आ गए अपने और ये आ गया चिक, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है चिक, इससे अपन वो होते हैं बिटवीन चिक एंड टीथ, स्पेस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, is called vestibule. While oral cavity, दो है, एक तो ओरल कैविटी, एक तो ये वाला पार्ट चिक वाला और एक बीच वाला, दैट इज ओरल कैविटी। ये किसके बीच में हो गया? इट इज प्रेजेंट बिटवीन पैलेट एंड टंग। किसके बीच में प्रेजेंट है? ऊपर तो कौन सी है? पैलेट है, और नीचे कौन है? टंग। इन दोनों का जो बिटवीन एरिया है, इस बिटवीन एरिया को अपन बोलते हैं क्या? दैट पार्ट इज नोन एज व्हाट? दैट पार्ट इज नोन एज ओरल कैविटी। तो बक्कल कैविटी के दो पार्ट हैं, एक चिक और टीथ के बीच वाला पार्ट जिसको अपन बोलते हैं वेस्टिब्यूल, और बीच वाला जो पार्ट है नीचे टंग है, ऊपर पैलेट, इसे बोलते हैं अपन ओरल कैविटी। ओके गाइस, तो बक्कल कैविटी के दो पार्ट है। अब इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर है ये अपन को पता है, कौन कौन सी इसके अंदर? टंग है, टीथ है और पैलेट है। ये अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये लिखिए, फिर अपन पढ़ते हैं सबसे पहले पैलेट। लिखिए फटाफट। ओके गाइस, ओके। So now we are talking about palate.
सो इंपॉर्टेंट, व्हाट इज पैलेट? ये जो पैलेट ये वाला ऊपर बोन नहीं है कि अपने यहाँ टंग कैसे ऊपर करो, टंग से ऊपर टच करते हो ना आप, तो वो पैलेट है, उसे बोलते हैं पैलेट। पैलेट क्या है ये? इट इज पार्टीशन, एक पार्टीशन है बीच में, पार्टीशन बिटवीन नेजल कैविटी, नेजल यानी ऊपर अपने नोज का सिस्टम आएगा, एंड बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। जो हमारे बीच का पार्टीशन है, अगर मान लो खाना खा रहे हैं तो नोज में नहीं जा रहा, बिकॉज बीच में बोन्स है, उस बोन्स को अपन बोल रहे हैं पैलेट। तो दोनों ऊपर वाला नेजल कैविटी हो गया और नीचे वाली बक्कल कैविटी, दोनों के बीच का जो पार्टीशन है उसके अपन बोलते हैं पैलेट। ओके, नेक्स्ट थिंग्स, पैलेट इज फॉर्म्ड बाय, पैलेट जो हमारा है यहाँ का इज फॉर्म्ड बाय पैलेटाइन, दो तरह की बोन्स होती है, पैलेटाइन एंड मैक्सिला बोन। इट इज फॉर्म्ड बाय पैलेटाइन एंड मैक्सिला बोन। ओके गाइस, रिमेंबर पैलेटाइन बोन, क्वेश्चन क्वेश्चन, और पैलेटाइन बोन दोनों से मिलकर बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट थिंग्स, पैलेट जो है वो दो तरह की है, पैलेट इज टू टाइप, बोन है, डेफिनेटली बोन है, बोनी पार्ट है। पैलेट दो तरह की है, एक तो जो आगे होती है फ्रंट में, और एक पीछे होती है, दो तरह की पैलेट होती है। जो आगे वाली पैलेट है उसको अपन बोलेंगे फ्रंट को, हमेशा क्या वर्ड यूज करते हैं अपन मेडिकल साइंस में? एंटीरियर। और बैक को हमेशा क्या बोलते हैं अपन? पोस्टीरियर या बैक। एंटीरियर यानी आगे, पोस्टीरियर यानी बैक पीछे। एंटीरियर जो होती है वो बोन की वजह से बोलते हैं हार्ड पैलेट, और पीछे वाली को अपन बोलते हैं क्या? सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, फ्रंट वाली हार्ड है और बैक वाली सॉफ्ट है। इसको हार्ड क्यों करें? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय बोन्स, और बोन से बनेगी तो कोई चीज हार्ड ही होगी। और इसे सॉफ्ट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज formed by smooth muscles. This is formed by a smooth muscle. ये किसकी बनी हुई है आपके बताइए आपको? It is formed by smooth muscle and it is formed by, okay guys? तो ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है। अब देखो मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा जो अपन कल डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए अपन ने ये सारे डेफिनेशन वगैरह, पार्ट्स, न्यूट्रिशन, सारी चीजें पढ़ी। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए आप। ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना? ये होमवर्क है आपका। तो जो मॉड्यूल है इसके अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, देख लो। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। तो अगर अपन बात करें, अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये लिख लो आप पहले, फिर मैं उधर होमवर्क लिखता हूं आपके। होमवर्क, होमवर्क है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1, 2, 6, 10, 28। 1, 6, 10 और 28 आपको सॉल्व करने हैं। अगर कोई सॉल्व नहीं हो रहा है तो डरने की बात नहीं है, कल अपन टॉपिक पढ़ेंगे तब सॉल्व हो जाएगा ना। तो ये तो कम से कम आप कोशिश करना। और स्टेज सेकंड की बात करूं मैं, स्टेज सेकंड की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 11, 29, 36, 45 ये सॉल्व करना आप। और स्टेज थर्ड की बात करूं मैं आपसे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कौन कौन से? 9, 11, 47। और स्टेज ये आ गई आपके स्टेज फर्स्ट, ये सेकंड आ गई, ये स्टेज थर्ड आ गई, और ये आ गई स्टेज कौन सी आपके? 4। ये जो स्टेज वाइज है इसमें क्वेश्चन नंबर 5,
14, 23, 20 एंड 23। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ये होमवर्क है आपका। कैसा मॉड्यूल आपको दिया हुआ ये है ना, उस मॉड्यूल में से क्वेश्चन करने हैं आपको। ये देखो मॉड्यूल ऐसा मॉड्यूल है आपके पास, ये मॉड्यूल है, इसमें पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम निकालना, उसमें अलग अलग स्टेजेस दे रही है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, ठीक है ना। और उसके पीछे आंसर की है जो हमको नहीं देखनी है बिल्कुल, है ना। आंसर की बात में नहीं देखते, आंसर की कभी नहीं देखनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन दिए हुए, जैसे मैं बात करूँ स्टेज फर्स्ट, देखो ये स्टेज फर्स्ट है, स्टेज फर्स्ट का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, फर्स्ट, ये आ गया पहला ही, है ना। टीथ का क्वेश्चन है, अभी टीथ पढ़ाया नहीं अपन ने, जैसे टीथ कंप्लीट होगा अपन इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करने, सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अपन कल आराम से इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि टॉपिक में कुछ ऑप्शंस ऐसे आते हैं जो आगे पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना। उससे टेंशन करने की बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा, नहीं तो कल आप कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो आज अपना फर्स्ट लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं अपन। कल जब मिलेंगे आपको तो सेकंड लेक्चर में आगे वाली चीजें अपन डिस्कस करेंगे। कहां से, पैलेट का डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।